वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू बोधर्पण। आज हम जियोग्राफी का और एक टॉपिक लेके आ गए हैं। इससे पहले हम पढ़े थे जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसके बाद पढ़े थे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के इंटीरियर कैसे बना है, अर्थ के अंदर जो चीज है वो क्या क्या है, उसका जो मटेरियल है वो क्या है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक बोधर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंस। अभी ये इनडायरेक्ट एविडेंस क्यों, डायरेक्ट एविडेंस क्यों नहीं? क्योंकि नीदर एनीवन हैज नॉर एनीवन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में अगर हमको जानना है तो इनडायरेक्ट एविडेंस ही एकमात्र जो उपाय है, क्योंकि आज तक कोई भी अर्थ के इंटीरियर तक गया नहीं है और नहीं जा पाएगा। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। एक्सोजेनिक प्रोसेस मतलब जो बाहर का प्रोसेस है, अर्थ के क्रस्ट के बाहर का प्रोसेस, जैसे जैसे कोई रिवर फ्लो हो गया, ओशन वेव हो गया, एयर हो गया, इनसे जो इनको कहते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। इससे जो अर्थ का जो लैंडस्केप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। और उसके साथ साथ कुछ एंड्रोजेनिक प्रोसेस है। एंड्रोजेनिक प्रोसेस मतलब जो अर्थ के अंदर का प्रोसेस है, अंदर से जो प्रोसेस क्रिएट होता है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, थर्मल जो स्टीम है वो हो गया, ये सब एंडोजेनिक प्रोसेस है। एक्सोजेनिक प्रोसेस एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस दोनों में ही दोनों एक साथ मिल के अर्थ का जो लैंडस्केप है उसको बदलता रहता है हर वक्त। ठीक है। ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोग्राफिक कैरेक्टर। फिजियोग्राफिक कैरेक्टर मतलब अर्थ का जो फिजियोग्राफी है, मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या है, अर्थ का शेप कैसा है, वैसा ऑफ ए रीजन रिमेन इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड। मतलब अर्थ के किसी रीजन के ऊपर उसका फिजियोग्राफी कैसा है उसको अगर जानना है तो हम एंडोजेनिक प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर एंडोजेनिक प्रोसेस हम नहीं जान पाएंगे तो अर्थ के किसी जगह का जो फिजियोग्राफी है वो भी हम नहीं जान पाएंगे। एंडोजेनिक प्रोसेस मतलब वही जो वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जो अर्थक्वेक हो गया, जो थर्मल स्टीम है, ये सब है एंडोजेनिक प्रोसेस। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये सब है एंडोजेनिक प्रोसेस। प्लेट मूवमेंट ये सब कुछ एंडोजेनिक प्रोसेस है। इनको अगर हम नहीं जान पाएंगे तो अर्थ का जो लैंडस्केप है, डिफरेंट रीजन का जो फिजियोग्राफी है वो भी हम नहीं जान पाएंगे। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। मतलब ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड क्यों? जो इंसान हिली रीजन में रहता है उसका जो लाइफस्टाइल है और हम जो प्लेन में रहते हैं हमारा जो लाइफस्टाइल है, दोनों में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। उन लोगों का जो घर है वो अलग है, हमारा जो घर है उसका डिजाइन अलग है। उन लोगों का रहन सहन, उनका खाने का तरीका वो अलग है, उनका खाना वो भी अलग है, हमारा खाना वो अलग है। क्यों? क्योंकि वहां का फिजियोग्राफी जो है वो डिफरेंट है हमारे यहां से। इसीलिए ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन। किसी रीजन का फिजियोग्राफी इन्फ्लुएंस करता है उस जगह का ह्यूमन लाइफ कैसा होगा। Therefore, it is necessary that one gets acquainted with the forces that are influence landscape development. इसीलिए एक किसी को अगर जानना है, जैसे लैंडस्केप के बारे में अगर जानना हो, फिजियोग्राफी के बारे में अगर जानना हो, तो उसको जानना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो फोर्स है वो कैसे काम करता है। डिफरेंस फोर्स का मतलब एंडोजेनिक फोर्स कैसे काम करता है, एक्सोजेनिक फोर्स कैसे काम करता है। अगर उनको हम नहीं जानेंगे तो हम अर्थ का जो लैंडस्केप है, अर्थ का जो फिजियोग्राफी है उसको भी नहीं जान पाएंगे। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये जो है ये इंट्रोडक्शन है, मतलब कैसे हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को जान पाएंगे। In the previous chapter, you have noted that the earth forming materials have been distributed in the form of layers from crust to core. इससे पहले के चैप्टर में हम देखे थे कि अर्थ फॉर्मिंग जो मटेरियल है, मतलब जिससे अर्थ बना है, जो मटेरियल से, उसका क्रस्ट से लेके, ये है क्रस्ट, ये है कोर, तो क्रस्ट से लेके कोर तक डिफरेंट डिफरेंट जोन में वो डिवाइड है। ठीक है। डिफरेंट जोन में डिफरेंट मटेरियल है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस लेयर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दोज लेयर्स। मतलब
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए कि साइंटिस्ट कैसे ये सब अलग अलग जो लेयर है इसके बारे में जानकारी गैदर किया है, और ये जो अलग अलग लेयर है इनका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसे अलग अलग है वो भी हम इस चैप्टर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर में जानेंगे। तो ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जहां पे हम एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा जान पाएंगे। उसके बाद अर्थ के अंदर तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है, ना कोई पहुंच पाएगा, तो अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में जानने के लिए हमें सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस के ऊपर ही निर्भर करके रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, मतलब अर्थ का जो इंटीरियर है उसका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है। पहले जो सोर्स से आता है वो होता है डायरेक्ट सोर्स, मतलब वहां से जो डायरेक्ट सोर्स हमको मिलेगा वो होगा क्या। द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक, मतलब हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो सरफेस है वहां पे रॉक पाया जाता है, तो सबसे इजीली अवेलेबल जो चीज है वो है सरफेस रॉक। सरफेस रॉक से हम जान पाएंगे कि अर्थ के अंदर कैसा है, क्योंकि वो सरफेस रॉक कहीं ना कहीं कभी ना कभी अर्थ के अंदर से ही आया होगा। तो अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर कैसा है, उसको जानने के लिए सरफेस रॉक इज द इजी वे। द रॉक वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज, मतलब माइनिंग, जहां पे माइनिंग होता है वहां पे जो रॉक निकलता है माइनिंग की वजह से मिट्टी के नीचे से, उससे हम जान पाएंगे वो डायरेक्ट सोर्स है, मतलब मिट्टी के नीचे से रॉक आया है वो डायरेक्ट सोर्स है कि जिससे हम जान पाएंगे कि अर्थ का इंटीरियर अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उसके बाद प्रोजेक्ट सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट मतलब ओशन के अंदर, डीप ओशन के एकदम बीच में, डीप ओशन में ड्रिलिंग होता है, जैसे कि नेचुरल गैस या फिर नेचुरल ऑयल जो है उसको निकालने के लिए ड्रिलिंग होता है। तो उस ड्रिलिंग प्रोसेस में तेल के साथ साथ बहुत सारा मिट्टी, उसके साथ रॉक ये भी आता है, तो उससे भी हम जान पाएंगे कि कैसे और किस चीज से, किस मटेरियल से अर्थ का जो इंटीरियर है वो बना है। इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग मतलब ये सब, डीप ओशन ड्रिलिंग हो गया, ऑयल ड्रिलिंग हो गया, ये इन सब इंटीग्रेटेड सब ओशन ड्रिलिंग से हम जान पाएंगे कि अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है और किस चीज से अर्थ के अंदर बना है। और ये जो है ये सब डायरेक्ट सोर्स है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अर्थ के अंदर से वो आ रहा है और उसको देख के हमको पता चलेगा कि कैसे अर्थ का अंदर है। मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैव provided large volume of information through the analysis of materials collected from different depths। बहुत सारा ड्रिलिंग प्रोसेस चलता है, अलग अलग डिफरेंट साइज का, डिफरेंट गहराई तक वो ड्रिलिंग प्रोसेस होता है। डिफरेंट गहराई से डिफरेंट मटेरियल हमको मिलता है, उस मटेरियल से हमको ये पता चलता है कि अर्थ के डिफरेंट डेप्थ में कैसा कैसा मटेरियल है। लाइक कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है, जो आर्टिक ओशन में है 12 किलोमीटर, ये सबसे गहरा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है आज तक का, जो कि सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही है। इस कोला ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से हम जान पाएंगे कि अर्थ के नीचे, मतलब 12 किलोमीटर डेप्थ तक कैसा मटेरियल है, उससे नीचे नहीं। वॉल्केनिक इरप्शंस फॉर्म अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है, ये है वॉल्केनिक इरप्शन, इससे भी हमको पता चलेगा कि कैसे अर्थ के नीचे से मैग्मा जो है वो तो अर्थ के नीचे से ही आता है, तो कैसे अर्थ के नीचे से मैग्मा जो है वो डिफरेंट मटेरियल को कैरी करके अर्थ के सरफेस के ऊपर लाता है, उसको हम एनालाइज करके जान पाएंगे कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस चीज से बना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये है डायरेक्ट सोर्स। अभी देखेंगे इनडायरेक्ट सोर्स, मतलब ये तो डायरेक्ट सोर्स होगा, अभी इनडायरेक्ट सोर्स कैसा है। वी नो through the mining activity the temperature and pressure increase with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depths। मतलब हमको ये तो पता चल गया जब हम माइनिंग कर रहे थे कि जितना हम नीचे जाएंगे, अर्थ के इंटीरियर में जितना जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो सरफेस में जो टेम्परेचर होगा, सरफेस से जब हम नीचे जाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जितना नीचे हम जाएंगे उसका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा। It is also know that the density of the material also increased with depth। मतलब पहले तो अर्थ के सरफेस से जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद ये भी हम जान पाए माइनिंग की वजह से कि अर्थ के नीचे जब हम जाएंगे तब उसका जो डिफरेंट मटेरियल का जो डिफरेंट डेंसिटी है वो भी चेंज हो रहा है। डेंसिटी क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज द मटेरियल डेंसिटी विथ इंक्रीजिंग डेप्थ।
Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature, pressure and the density of the material at different depths. मतलब अर्थ का टोटल जो थिकनेस है उससे, और साइंटिस्ट जो है उन्होंने कुछ वैल्यू एस्टिमेट किया, नॉट एकदम कि यही फाइनल यही होगा, वो नहीं, अप्रोक्सीमेटली कुछ एस्टिमेशन है। उससे क्या पता चला कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर तक जाते जाएंगे उतना जो है जो टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा और जो डेंसिटी है वो भी बढ़ता रहेगा। Another source of information are meteors that are at time reach the earth. They are solid bodies developed out the material same as or similar to our planet. मीटियोर से कैसे अर्थ के बारे में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानेंगे? प्राइमोर्डियल टाइम में जब ये हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब अर्थ भी उसका एक पार्ट था। अर्थ तब एक पत्थर था, ठीक है, गर्म पत्थर था। तो वो जो है गर्म जो रॉक था वो एक मीटियोर की तरह ही था। मतलब जब बाहर से अभी कोई मीटियोर है वो अर्थ के ऊपर आके गिरता है, वो जिस चीज का बना होता है अर्थ भी प्राइमोर्डियल टाइम में वैसा ही था, ये माना जाता है। तो अगर कोई मीटियोर बाहर से आया है अर्थ में तो उसको अगर हम एनालाइज करें, उसके अंदर तक हम अगर जाने, उसको एनालाइज करके हम देखें तो उसका जो मटेरियल है वो भी सेम हो सकता है अर्थ के मटेरियल से, क्योंकि वो भी तो बाहर का है, बाहर से आया है। अर्थ भी तो ऐसे ही फॉर्म हुआ है, मीटियोर भी वैसे कुछ फॉर्म हुआ है, अर्थ भी ऐसे कुछ फॉर्म हुआ है, कोई मीटियोर से, ठीक है, कोई बड़ा एक पत्थर से फॉर्म हुआ है अर्थ। तो वैसे ही मीटियोर के अंदर जो चीज है, जो मटेरियल है, वो भी अर्थ के मटेरियल से मिलता जुलता है। तो इससे पता चलता है कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वो उस मीटियोर के अंदर जो मटेरियल है उससे मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। The other indirect source include gravitation, magnetic field and seismic activity. अदर जो इंडिरेक्ट सोर्स है वो क्या है? वो है ग्रेविटेशन। अर्थ के डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ग्रेविटी, जैसे पोल में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है और जो इक्वेटर है वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है। मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अर्थ के जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां का मटेरियल और जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां का मटेरियल, दोनों में फर्क हो सकता है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से भी हम जान पाएंगे कि अर्थ के किस जगह पे कौन सा मटेरियल हो सकता है। और सिस्मिक एक्टिविटी मतलब ये जो अर्थक्वेक है, जो वेव है अर्थक्वेक का, उसको कहते हैं सिस्मिक एक्टिविटी। उसमें भी फर्क होता है, अर्थ के मटेरियल के ऊपर निर्भर करके उसमें भी सिस्मिक एक्टिविटी में भी फर्क होता है। तो उससे भी हम जान पाएंगे कि अर्थ का कौन से जगह पे कैसा मटेरियल है अर्थ के अंदर, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर नियर द पोल्स। यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल और यह है इक्वेटर जो कि है 0 डिग्री। अर्थ का जो ग्रेविटेशन है वो पोल में सबसे ज्यादा है, दोनों पोल में सबसे ज्यादा है और इक्वेटर में सबसे कम है। देखते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। मतलब पोल से अर्थ का जो सेंटर है उसका जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ के इक्वेटर से सेंटर का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अर्थ हम जानते हैं थोड़ा सा बल्ज है, इक्वेटर में थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसीलिए डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखा जाता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। अर्थ का अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास मटेरियल का अर्थ के ऊपर, अर्थ तो हर जगह पे सेम नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है उसके ऊपर निर्भर करके अर्थ का जो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है, डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी अलग अलग होता है। Magnetic survey also provide information about the distribution of the magnetic materials in the crustal portion. अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कैसा चीज है, उसका मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करके हम ये जान पाएंगे कि अर्थ का जो डिफरेंट मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो भी कहां पे कैसा है, तो अर्थ के कहां पे कौन सा मटेरियल है वो भी हम जान पाएंगे। Thus provide information about the distribution of material in this part. उससे उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम निर्भर करके ये जान पाएंगे कि अर्थ के उस जगह पे कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट फोर्स और ये है इनडायरेक्ट सोर्स। अभी हम आएंगे सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। सिस्मिक एक्टिविटी मतलब ये जो अर्थक्वेक होता है
वो एक सिस्मिक एक्टिविटी है। उसके वजह से हमको ये जान पाएंगे हम कि अर्थ के डिफरेंट टाइप के डिफरेंट जगह पे कैसा कैसा मटेरियल है, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जान पाएंगे कि सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थ का इंटीरियर के बारे में वो हम जानेंगे। स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर। सिस्मिक वेव का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव, जैसे कि बॉडी वेव, सरफेस वेव, पी वेव, एस वेव, हम आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे हम जान पाएंगे कि अर्थ के अंदर का जो लेयर है वो किस चीज से बना है और कितना कितना लेयर उसमें है। ठीक है। व्हाई डज द अर्थ शेक, इसके बाद जो आता है ये तो है अर्थ का इंटीरियर का डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अभी आता है व्हाई डज द अर्थ शेक, मतलब कि अर्थक्वेक क्यों होता है। द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग अ फॉल्ट कॉजेज द अर्थक्वेक, मतलब ये एक फॉल्ट लाइन है। फॉल्ट मतलब एक क्रैक है, उस क्रैक के एक रिलीज पॉइंट होता है, उस क्रैक का, उस रिलीज पॉइंट से जो एनर्जी निकलता है उससे अर्थक्वेक पैदा होता है। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। क्रस्टल मतलब क्रस्ट, क्रस्ट के ऊपर जो रॉक है उसमें एक शार्प ब्रेक, मतलब कि अचानक से वो टूट जाता है। रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट टेंड्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाता रहता है। एज द ओवरलेइंग रॉक स्ट्रेटा प्रेसेस देम, ओवरलेइंग रॉक स्ट्रेटा मतलब एक दूसरे से ऊपर से जा रहा है और एक दूसरे को प्रेस भी कर रहा है, उससे क्या होता है, दिस कॉजेज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, मैसिव एनर्जी, एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। यहां से जो एनर्जी वेव निकलता है वो सब डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। और सबसे पहले कहां पे पहुंचता है, एपीसेंटर में। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, जहां पे एनर्जी रिलीज होता है, इसको कहते हैं अर्थक्वेक की फोकस पॉइंट। ऑल्टरनेटिवली दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, इसको ऑल्टरनेटिवली और क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, फोकस पॉइंट के सबसे नजदीक और एकदम सीधा ऊपर जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर। एकदम फोकस पॉइंट के 90 डिग्री ऊपर जो सेंटर होता है और जो जहां पे सबसे पहले ये वेव पहुंचता है उसको कहते हैं एपीसेंटर। इट इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, फोकस पॉइंट से एकदम ऊपर 90 डिग्री में, ठीक है, रहता है, उसको क्या कहते हैं, एपीसेंटर। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस पॉइंट, सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है एपीसेंटर। एक फोकस पॉइंट का नियरेस्ट पॉइंट का होता है एपीसेंटर। ठीक है। तो ये है व्हाई डज अर्थ शेक। तो सोर्सेस, पहले तो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं। उसका जो सोर्स है वो कैसा होगा, एंडोजेनिक सोर्स होगा, एक्सोजेनिक सोर्स होगा। क्योंकि अंदर तक कोई भी जा नहीं पाया है तो डायरेक्ट सोर्स, एकदम डायरेक्ट सोर्स तो नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कुछ डायरेक्ट सोर्स है, कितने डेप्थ तक, जितनी डेप्थ तक हम जा पाए, नॉट कोर तक, जितनी डेप्थ तक हम जा पाए उस डेप्थ के अंदर वहां तक क्या क्या मटेरियल हमको मिला है वो हम जान पाएंगे। माइनिंग हो गया, डीप सी माइनिंग हो गया, उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, यह है डायरेक्ट सोर्स। उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हो गया अर्थ का, ग्रेविटेशन हो गया, सिस्मिक एक्टिविटी हो गया, उसके साथ साथ जो हमारा मटेरियल बाहर से जो मीटियोर आता है वो भी अर्थ की तरह ही कुछ है, उसके अंदर जो मटेरियल है शायद वैसा मटेरियल अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता हो, तो उससे ये हो गया इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स भी हो गया, इनडायरेक्ट सोर्स भी हो गया। उसके बाद अर्थ क्यों शेक करता है, मतलब अर्थक्वेक क्यों आता है, तो फॉल्ट लाइन में ब्रेक की वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है। तो अर्थक्वेक जहां पे ओरिजिनेट होता है, जहां पे वो एनर्जी रिलीज होता है, उसको कहते हैं फोकस पॉइंट या फिर फॉल्ट या फिर हाइपोसेंटर। और ठीक उसके ऊपर जहां पे फोकस पॉइंट है, ठीक उससे एकदम 90 डिग्री ऊपर जो पॉइंट सबसे नजदीक होता है फोकस पॉइंट का, उसको कहते हैं एपीसेंटर। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।